वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जेई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का इंटरमीडिएट का केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स देखने वाले थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पहले भी देख रखा है। उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, उसमें आप जाइए और जाकर पूरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, सीक्वेंस से यहाँ तक पहुंचिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, परमाणु संरक्षण का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना जल्दी हम आपका केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट करेंगे। चलिए आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पे। पता क्या होता है ये? ठीक है, कहता द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन POAC asserts that in any chemical reaction the total number of atoms of each element remains constant. This principle is directly consequence of law of conservation of matter, which states that mass cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atomic conservation क्या है भाई? मेरा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में आप लिखते हो A प्लस बी मिलके बन रहा है C प्लस डी, ऐसा लिखते हो। कहता है कोई भी एलिमेंट, ढेर सारा एलिमेंट है, वही रिएक्शन करता है। आप जानते हो कि एलिमेंट रिएक्शन करके कंपाउंड के फॉर्म में बनता है। कहता है इस ओर जितना जिस भी एलिमेंट के जितने एटम्स हैं दूसरी ओर भी उसी एलिमेंट के उतने ही एटम्स होंगे। यही कहता है एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एलएचएस साइड में जितने एटम्स, आरएचएस साइड में भी उतने ही एटम उसी एलिमेंट के, सभी एलिमेंट के उतने ही एटम्स होंगे। जितना एलएचएस साइड में है उतना ही आरएचएस साइड में होंगे। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, फिलहाल तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अगर मैं सीधी सीधी कहूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न तत्वों के परमाणु संरक्षित रहते हैं, अर्थात अभिकर्मक में किसी तत्व के जितने परमाणु उपस्थित होंगे उत्पाद में भी उस तत्व के उतने ही परमाणु उपस्थित होंगे। और ये कुछ और नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का ही सिद्धांत है। ठीक है, यानी कि मास नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, जो तुम पढ़े हो वही है ये। ठीक है, एटम नहीं कंजर्व है, इसका मतलब मास ही नहीं उसका कंजर्व हो गया। तो यही चीजों को हम लोग आज की इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और इसी पे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इसका आनंद लीजिए। तो इसके की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या की कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले एटम कंजर्वेशन। मतलब क्या है जी? कहता द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू द नंबर ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, जितने आपके एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम की हम बात करें, ठीक है, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 बना रहा है आपका H2। ठीक है, सबसे पहले तो बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करें। ठीक है, ऑक्सीजन दो है तो इधर भी आपका दो ही एटम होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन जब चार हो गए तो इधर चार होंगे। ठीक है, अब ये बता रहा है कि इस ओर हाइड्रोजन के कितने एटम है, कहता है सर हाइड्रोजन के चार एटम इस ओर हैं। कहता दूसरी ओर भी, ठीक है, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के चार ही एटम होंगे। ये कहना मैं चाह रहा हूं एटॉमिक कंजर्वेशन के आधार पर। ठीक है, एटम कंजर्वेशन के आधार पे कहता इस ओर अगर ऑक्सीजन के दो एटम हैं तो इधर भी ऑक्सीजन के दो ही एटम होंगे। यही कहता है एटम कंजर्वेशन। ठीक है, कि भैया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न तत्वों के परमाणु संरक्षित रहते हैं, अर्थात अभिकर्मक में किसी तत्व के जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उत्पाद में भी उस तत्व के उतने ही परमाणु उपस्थित होंगे। कहता इससे और क्या क्या हमें ज्ञान मिला सर? कहता इससे ज्ञान मिला मोल कंजर्वेशन का भी। कहता मोल कंजर्वेशन का क्या ज्ञान मिला सर? कहता सिंस एटम्स आर कंजर्व, चूंकि एटम ही कंजर्व है तो अगर एक एटम कंजर्व है तो 10 एटम भी कंजर्व होगा, एक मोल एटम भी कंजर्व होगा। यही कहना चाहता है सिंस एटम्स आर कंजर्व द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स फॉर इच एलिमेंट इज आल्सो कंजर्व। ठीक है, हमने कहा कि एक बच्चा अगर यहाँ पे है तो भैया कांड करने के बाद भी एक ही बच्चा यहाँ रहेगा।
ठीक है। तो एक पे जो सही है, मतलब जितना बच्चा अभी है क्लास में पढ़ाई के बाद उतना ही बच्चा, जितना बच्चा इंटर किया उतना ही बच्चा पढ़ के बाहर निकलेगा, हमने ये कहा। ठीक है, हमने कहा जितना बच्चा क्लासरूम में घुसेगा क्लास खत्म होने के बाद उतना ही बच्चा निकलेगा। ठीक है, फिर कहता है जो बच्चा घुसेगा वही बच्चा यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब है कि अगर 10 बच्चा घुसेगा 10 बच्चा निकलेगा, 20 बच्चा घुसेगा 20 बच्चा निकलेगा। ठीक है, तो अगर एक मोल एटम पार्टिसिपेट कर रहा है किसी एलिमेंट का, तो वो एक मोल एटम ही आपको दूसरे साइड भी मिलने वाला है। तो जितना यानी कि मोल भी कंजर्व रहेगा, सीधी सी बात। इसी को कहते हैं मोल कंजर्वेशन। सिंस एटम आर कंजर्व, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम फॉर ईच एलिमेंट इज ऑल्सो कंजर्व्ड। ठीक है, हिंदी में कहूँ, ठीक है, दोनों बातों को मैं कहता हूँ। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि परमाणुओं की संख्या संरक्षित रहती है, अतः उन परमाणु के मोलों की संख्या भी LHS और RHS साइड में दोनों में बराबर होगी। तीसरा कॉन्सेप्ट है मास कंजर्वेशन। मैंने बताया कि जब मोल बदल नहीं रहा है, एटम की संख्या नहीं बदल रही है, जाहिर सी बात है मास भी नहीं बदलेगा। तो यही कहना चाहते हैं दैट एटम द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जितना A प्लस B अगर मिल के C प्लस D बना रहा है, एन ने जितना मान लेते हैं 10 ग्राम टोटल मिला के है, तो भैया फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद भी आपका 10 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, मास न तो मरेगा न पैदा होगा। ठीक है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता है कि मास पैदा नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देना, फिजिक्स में बदलेगा चीजें। ठीक है, हम कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान मास जो होगा वो कंजर्व रहेगा। अगर हिंदी में मैं बोलूं, कहता जब संतुलित रासायनिक समीकरण पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मैं मास कंजर्वेशन की बात कर लूं। मास कंजर्वेशन आप जानते हो कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि मास ना तो बनता है और न ही मरता है, खासकर केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो बनता है न ही मरता है। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे जानने को मिला। किसमें जी? कहता POAC में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में। ठीक है, तीनों एक्चुअली कुछ अलग नहीं है। अगर एटम कंजर्व है तो जाहिर सी बात है मोल भी कंजर्व होगा और मास भी कंजर्व होगा। ठीक है, तो तीनों चीजें एक ही है, कोई तीनों चीजें अलग अलग चीजें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इससे स्टिचियोमेट्री का एक विशेष प्रकार का ज्ञान मिलता है। मतलब क्या मिलता है कि अगर POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगाते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टिचियोमेट्री वाला कैलकुलेशन कर रहे थे कि इतना से इतना मोल इससे साथ रिएक्शन करेगा तो उसका कितना मोल बनेगा, जो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कहता वहां भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत काम का होता है। ठीक है, स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में। ठीक है, स्पेशली वेन, कहता कब कब कर सकते हैं? कहता है कि जब द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स और नॉट प्रोवाइडेड। कभी कभी ऐसा होता है कि केमिकल इक्वेशंस आपको दिया ही ना हो। ठीक है, या फिर केमिकल इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो, तो ऐसी स्थिति में हम POAC का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी तक तो देख रहा था कि भाई केमिकल इक्वेशन काफी आसान आसान था, तो सीधे सीधे हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल कर करके बता दे रहे थे कि इधर से आपको हाइड्रोजन का इतना ग्राम दिया, ऑक्सीजन का इतना ग्राम है, तो भैया H2O का कितना ग्राम बनेगा, हम लोग आसानी से बता दे रहे थे। लेकिन जब जो हो, या तो केमिकल इक्वेशन आपको प्रोवाइडेड ना हो या फिर केमिकल इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो, तो ऐसे में हम POAC का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि और कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे? कहता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। कभी कभी केमिकल इक्वेशन में कई सारे प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर फाउंड हो रहे होते हैं, तब हम ये एनालिसिस करके क्वेश्चन को बड़ा आसानी से बना सकते हैं। एंड ट्रैकिंग इंडिविजुअल एटम इज नेसेसरी। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं और वहां पे इंडिविजुअल एटम को आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में POAC हमारे काम आता है। और आखिरी क्या है? कहता है क्विक एस्टिमेशंस आर रिक्वायर्ड विदाउट फुल इक्वेशन बैलेंसिंग। कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, और तुमको उसको बैलेंस करने में बहुत तकलीफ आ रही है, तो क्या हम पूरा इक्वेशन को बैलेंस करने जाएंगे? कहता नहीं करेंगे। ठीक है, हमें जरूरत ही नहीं है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। बिना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किए हुए हम POAC लगाकर जो जरूरत की चीजें हैं उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना पूरा बैलेंस इक्वेशन लिखे हुए।
अगर हिंदी में सारा चीजों को मैं बताऊं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा इसको देखते हैं तो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ में आए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब संतुलित रासायनिक समीकरण पता नहीं होता है अथवा अनेक पदों में कोई अभिकर्मक इस प्रकार उत्पाद में परिवर्तित होता है ताकि कोई खास तत्व संरक्षित रहता है, अर्थात पूरा का पूरा उत्पाद में बदल जाता है, ऐसी स्थिति में पीओएसी काफी उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, अब बात समझ में नहीं आई तो हम इक्वेशन में लगा लगा के देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं और किस प्रकार से आपको इसका इस्तेमाल करना है ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पीओएसी एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 ये डिकम्पोज हुआ है, हीटिंग किया डिकम्पोज हुआ तो क्या बना, कहता है KCl बना है और O2 बना है। ठीक है, KClO3 ये इसको हमने डिकम्पोज किया है, गर्म किया है तो आपका KCl बना है और O2 बना है। ठीक है, ऐसे तो हमने इसको सबसे पहले तो बैलेंस करेंगे। ठीक है, हम बैलेंसिंग ही करने, एक्चुअली पीओसी की मदद से ही हम बैलेंसिंग कर सकते हैं या फिर बिना बैलेंसिंग किए भी हम पीओसी लगा सकते हैं, लेकिन हम उससे बैलेंसिंग करने में यूज करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं फिलहाल तो। पहले समझ लें, उसके बाद चीजों को और बेहतर ढंग से देखेंगे। ठीक है, तो क्या समझाना चाहते हैं सर? हम कहना चाहते हैं कि जितना के एन रहेगा उतने ही के एन रहेगा, हम इतना ही कहना चाहते हैं। जितना ओ इधर है उतना ही ओ इधर रहेगा। ठीक है, तो इधर 3 गो इधर 2 गो है तो भैया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से, दोनों तरफ 6 हो गया। अब के जो हो गया है वो 2 गो हो गया, सीएल भी 2 गो हो गया, तो इसको हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब इससे क्या है, इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस साइड देखो, इस साइड की अगर 2 गो है तो भैया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से के इस साइड भी दुएगो होना चाहिए, जो कि है भी। ठीक है, अगर सीएल इधर 2 गो है तो भैया सीएल इधर भी 2 गो ही होना चाहिए। ऑक्सीजन अगर इधर 6 गो है तो इधर भी ऑक्सीजन के गो होना चाहिए, 6 गो ही होना चाहिए। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर आपने इक्वेशन बढ़िया से देखा तो देखा होगा कि पोटेशियम अगर 2 गो है तो इधर भी पोटेशियम 2 गो है। ठीक है, 2 एटम्स ऑन बोथ साइड पोटेशियम का। क्लोरीन का अगर हम देखेंगे, क्लोरीन 2 गो इधर भी है, 2 गो इधर भी है, तो क्लोरीन के भी 2 एटम्स ऑन बोथ साइड। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो इधर भी है, 3 दूनी 6 गो इधर भी है, तो 6 एटम इन KClO3 और 6 एटम इन 3O2, दोनों तरफ 3 एटम है। तो यहाँ पे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एटम्स आर कंजर्व्ड, यानी कि हमने वैलिडेटिंग किया पीओएसी का, पीओसी को प्रूफ करके दिखाया, उसको साबित किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल आप सबको कहा गया कि बैलेंसिंग करिए, आप पीओएसी का इस्तेमाल करके आप इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कहा है, मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, बाकी आप, ये है आपका इक्वेशन, इससे बन रहा है N2, ठीक है, प्लस P4H10, P4H10। ठीक है, इसको बैलेंस ही करना है। तो कहता है फॉस्फोरस क्या है, कहता है फॉस्फोरस 4 एटम जो है वो दोनों तरफ है, तो फॉस्फोरस को बैलेंस ही करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब नाइट्रोजन को देखें, तो नाइट्रोजन आपका N2O में भैया जो है वो द्विगो है। ठीक है, N2O में हमने देखा कि N2O में नाइट्रोजन जो है वो 2 ही ठो है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हमने देखा तो दूसरी तरफ भी द्विगो है भैया, इसमें भी कोई दिक्कत हमको नजर नहीं आ रहा है। देखेंगे अगर बढ़ाना घटाने की जरूरत पड़ेगा तो। हम ऑक्सीजन को बैलेंसिंग करते हैं, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, इस तरफ एक तरफ तो 10 गो है और इधर 10 गो नहीं है। ठीक है, तो 10 गो नहीं है तो भैया 10 गो करना करना पड़ेगा, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया N2 भी आपका 20 गो हो गया है। ठीक है, इधर भी आपको N2 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी क्या हो जाए, 20 हो जाए। तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया और इसके के थ्रू आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने पीओएसी लगाकर इक्वेशन को बैलेंस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तुम लोग मेरा पढ़ाने का तरीका देख रहे हो कि मैं कॉन्सेप्ट बहुत ही कम ले रहा हूँ और ढेर सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और ये पढ़ाने का तरीका आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो बहुत कम ही मिलेगा, खासकर फ्री वर्जन में आपको इस प्रकार से कोई इतना प्रैक्टिस करा करा के चीजें नहीं पढ़ाएगा। तो ये पहला आपको यहाँ से चैनल है जिसपे आपको इस प्रकार से केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। तो आपका भी काम है कि इसको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यूट्यूब पर सर्च करता है इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, और सब भाई सबको दिख देख के अगर तुम सर्च करोगे, पता करोगे कि भाई कौन बढ़िया है कौन खराब है, तो समय बीत जाएगा आपका। ठीक है, तो लोगों तक जो जरूरतमंद लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए। ये आपका काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तथा फिर से एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने है और इसको बैलेंस करने के लिए कहा गया है। ठीक है, कहता है कि इसको बैलेंस किए। सबसे पहले हमने फास्फोरस को देखा कि फास्फोरस पहली तरफ से जो है वो 4 गो है। ठीक है, पर दूसरी तरफ अगर हम देखने जाएं कि फास्फोरस मॉलिक्यूल जो है वो 4 गो नहीं है। ठीक है, तो उसको 4 गो करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ कि क्या है, ताकि बैलेंसिंग करने में आसान हो। P4 प्लस हमें करना है HNO3, और ये जो बना रहा है ये 3 है, और ये जो बना रहा है वो बना रहा है H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O, ये बना रहा है। और इसको हमें बैलेंसिंग करना है, तो थोड़ा सा बैलेंसिंग करके देखते हैं। कहता है फॉस्फोरस सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कहता है सर इधर तो P4 है पर इधर 4 को फॉस्फोरस नहीं है, तो हम 4 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए। अब हाइड्रोजन पे चलते हैं। सर का हाइड्रोजन जो है सर, ठीक है, अगर वो देखें तो दूसरी तरफ तो 4 तिया 12 हो गया इधर। ठीक है, लेकिन इस साइड और 12 इधर है, 4 तिया 12 और 4 दो इधर दो और है, तो 4 दो 16 हो गया, 12 दो 16 हो गया। सर 16 को हाइड्रोजन हो गया, सर आप क्या करें। ठीक है, इस 16 को हो गया, बैलेंस करना पड़ेगा। और क्या उपाय है हमारे पास, ऑक्सीजन भी जरा देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के हो गया है 4 चौ 16 और 1 17 को हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मतलब इसको हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा और बैलेंस करके देखना पड़ेगा ये किससे हमारा बैलेंसिंग हो जाए। ठीक है, आगे हम लोग नाइट्रोजन भी देख ही लेते हैं। नाइट्रोजन भी हमारा, नाइट्रोजन तो एक गो है, ये गो ये है, तो काम तो ठीक है, चल ही जा रहा है मोटा मोटी। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको बैलेंस करें। ठीक है, अरे मीटर गया, जा मीटर गया, मीटर गया, तो फिर से लिखेंगे क्या उपाय है। अब कहता P4 है सर हमारे पास, फिर आपके पास HNO3 है सर। ठीक है, HNO3 है आपके पास, और क्या है सर, कहता इससे बन रहा है ना H3PO4 बन रहा है, प्लस NO2 बन रहा है, और फिर आपका बन रहा है H2। और कह रहा है इसको सर बैलेंस करके दिखाना है। ये बैलेंस तो बड़ा आसानी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस हमने फास्फोरस से किया था। देखो सबसे एकदम एक केले से बैठा रहे ना, उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करो तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर बैलेंस ही सिर्फ करना है तब की हम बात कर रहे हैं, ऐसे तो हम लोग आप लोगों को POAC बता रहे थे। ठीक है, लेकिन बैलेंस ही करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले से ना हाइड्रोजन को बैलेंस कर, लेकिन हाइड्रोजन सब जगह चिपका पड़ा है और टेढ़ा लंगड़ा भी चिपका पड़ा है। तो हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 2 5 है, तो 5 है, सीधे सीधे हाइड्रोजन यहाँ पे 5 लिख लो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन भी 5 हो गया, तो नाइट्रोजन को भी कर दो 5। ठीक है, ये मेरा निंजा तरीका है, इससे बैलेंस कर दो तुरंत बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन भी हो गया। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, शायद 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, यहाँ पे 4। ठीक है, 5 का 10 और 14 1 15, तो ये भी बैलेंस है। ठीक है, बस एक को बचा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस यहाँ पे जो है वो एक गो है और इधर 4 गो। अगर यहाँ पे 4 से गलती से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सब बढ़ जाएगा, फिर अलग से बैलेंस करना पड़ेगा, झमेला ही झमेला। तो हम क्या करेंगे कि इसको ना करके इसी को 1/4 कर देते हैं। 1/4 अब कहोगे सर 1/4 कर दिए, 1/4 फ्रैक्शन में एटम कहाँ से आएगा। ये नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो ये बचेगा P/4, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 20 HNO3। ठीक है, इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4H3PO4, ये हो जाएगा 20NO2। ठीक है, और प्लस H2O के हो जाएगा, तो 4 गो H2 बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये मेरा निंजा तरीका है बैलेंसिंग करने का।
ठीक है। हम लोग को तो पीओएसी बना के दिखा रहे थे, तो पीओसीएसी तो जैसे ही बैलेंस हुआ तो हम दिखा सकते हैं कि देखिए ये भाई फास्फोरस 4 गो है, इधर भी फास्फोरस 4 गो है, हाइड्रोजन 20 गो है, तो आपको हाइड्रोजन यहाँ पे काउंटिंग करो, 20 गो आएगा, 4 या 12, अच्छा 8, 20 गो हो गया। नाइट्रोजन से यहाँ 20 गो है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे भी 20 गो हो गया। ऑक्सीजन जो है वो 60 गो है, तो इधर भी ऑक्सीजन आपको 60 गो दिखेगा, 416 गो एन और 40 गो एन और ऑक्सीजन को देखना है तो 4 गो एन तो यहाँ पे कितने हो गया जी, तथा यहाँ पे भी सर जो है ऑक्सीजन जो है 60 गो था, यहाँ पे भी कितने हो गए थे, 60 गो हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बैलेंसिंग दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है कि सर ये तो हम बस छोटा मोटा चीज बना रहे थे, बस सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लगाएंगे कैसे, पर लगाना कहाँ है, क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्या आपका जेई वगैरह में आएगा, तो क्या नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जेई वगैरह में नहीं आने वाला है, तो क्या आने वाला है जी, मतलब मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, जैसे यहाँ पे एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है आपके सामने कि 27.6 ग्राम K2CO3 दिया रखा है और वो रिएक्ट कर रहा है विथ FeCl3 से। ठीक है, FeCl3 से रिएक्ट करके आपका बना रहा है एक भयंकर सा कंपाउंड। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ इस भयंकर सा कंपाउंड का। वैसे ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहले मैंने पूरा कर देता हूँ कि क्या मतलब, क्वेश्चन तो है पर और क्लियरिटी लाने के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा होना चाहिए था कि 27.6 ग्राम K2CO3 को अनेक पदों में कई प्रकार की मतलब ढेर सारी अभिक्रियाएं करती है, कभी अभिक्रियात्मक से अभिक्रिया कर करके यहाँ तक पहुंच रहा है। सिर्फ यही नहीं है, यही रहेगा तो जेडन कहाँ से आएगा, एफी कहाँ से आएगा। ठीक है, FeCl3 से रिएक्शन कर रहा है पर जेडन कहाँ से आ रहा है, यानी कि बहुत सारी चीजों से और भी रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन की, ये किससे रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ये था कि K2CO3 जो है, ठीक है, ये हमारे पास 27.6 ग्राम है। ठीक है, अभी किससे रिएक्शन करता है हमें पता नहीं, कई चीजों से रिएक्शन कर रहा है और ढेर सारे से रिएक्शन कर रहा है, अंत में फाइनली जो बन रहा है, ठीक है, जो ये है जो कई पदों में कई अभिकर्मकों से साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, फाइनली जो इसके जितने भी कार्बन है ना, कहीं और नहीं जाता है, वो सारा का सारा कार्बन इस कंपाउंड में चला जाता है, Zn3, ठीक है, FeCN6 का होल 2 इसमें चला जाता है, यानी इसका सारा कार्बन यहाँ पे है, दूसरी सी और में नहीं गया। जो भी कंपाउंड बना है, ढेर सारे कंपाउंड बनेंगे, ढेर सारे कंपोनेंट इधर भी होंगे और ढेर सारे कंपोनेंट इधर भी होंगे, लेकिन इसका सारा कार्बन जो है वो यहाँ पे है, किसी और कंपाउंड में नहीं गया है। ये हमें क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, अब कहा गया है कि भैया अब बताओ कि ये जो फाइनली बना वो कितना ग्राम बना होगा। ठीक है, तो ये कहा गया है। ठीक है, तो यही कहा गया, ऐसे तो बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे करना चाह रहे हैं, पीओएसी लगाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो है K2CO3। ठीक है, और ये जो बना रहा है ना, ये बना रहा है K2ZN3 FeCN6 का होल 2, ये बना रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि सर कार्बन जो यहाँ से है ना, वो कार्बन कहीं नहीं गया है, कार्बन यहीं कहीं है। ठीक है, बाकी लोग कहाँ से आया कहाँ गया पता नहीं, लेकिन कार्बन सिर्फ यहीं से आया है और यहीं गया है। ठीक है, इसका मतलब हम कार्बन को बैलेंस कर सकते हैं, बाकी सब चीजों तो भैया कहीं कहीं और भी चला गया होगा, कोई और भी कंपाउंड बना है, कार्बन को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो कहता कार्बन इधर के गो है, कहता सर कार्बन इधर 12 गो है, तो इनने भी के गो रहना चाहिए, 12 गो रहना चाहिए, यानी इसका 12 मोल जो है इसका 1 मोल बना रहा है। इसका मतलब हुआ कि 12 मोल इसका बना रहा है, इसका 1 मोल। ठीक है, अब कह रहा है कि तुम कितना मोल ली हो जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो K2CO3 का 27.6 ग्राम ले रखा, तो कितना मोल है ये देखना पड़ेगा। इसके लिए K2CO3 का हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, मोलर मास तुम निकाल सकते हो, मोलर मास निकालने में कोई तकलीफ नहीं है, मोलर मास निकालने के लिए हम लोग ढेर सारे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो K2CO3 का जो मोलर मास आता है, ठीक है, वो आता है आपका 138, ठीक है, 0.205 ग्राम पर मोल, ये है इसका। ठीक है, अब क्या करना है जी, कहता है कि ये जो है सर इसके मास को इतना से डिवाइड कर दो। कहता है मास कितना दे रखा है 27, देखो 12 ग्राम से रिएक्शन करके दे रहा है, एक 12 मोल से रिएक्शन करके 1 मोल बन रहा है। ठीक है, लेकिन 12 मोल है थोड़े ना, कहता है कितना मोल है, 27.6 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 138.205 ग्राम पर मोल, इससे डिवाइड करो और डिवाइड करके बताओ कि कितना मोल आता है। ठीक है,
तो इसको डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है ये करीबन 0.1997 मोल। ठीक है, इतना मोल। कहता है 12 मोल से 1 मोल बना था, तो इतना मोल से कितना मोल बनेगा, तो 0.1997 डिवाइडेड बाई 12, इतना मोल बनेगा। ठीक है, तो 12 से हम डिवाइड करके देखते हैं कितना मोल बनता है। ठीक है, ये सोल्यूशन जो नीचे दिया हुआ उसको देखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस इसको 12 से डिवाइड करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा चौड़ा चला गया, आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करके, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ था और ये टाइपिंग में भी मिस्टेक हुआ है। 0.1997 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये करीबन आता है 0.0166। ठीक है, इतना मोल इसका बनेगा। अब कहता है सर इसका, अब ये इतना बड़ा लिखा हुआ, इसका मोलर मास क्या होगा। कहता है इसका जो मोलर मास होगा, ठीक है, तो इसका मोलर मास निकाला हुआ है, एक मिनट, इसका जो मोलर मास है वो निकाला हुआ है। मोलर मास इसका कितना है जी, कहता है इसका मोलर मास निकाल रखा है 474.35 ग्राम पर मोल। पता है इसको बस मल्टीप्लाई कर दो 0 पॉइंट, तो आपका 0.166 आया। ठीक है, इतना मोल है, इसको बस मल्टीप्लाई कर देना है 474.35 ग्राम पर मोल से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी, तो मल्टीप्लाई करके देखो, कहता 474.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीबन आता है 7.89। ये क्या, तो अगर ग्राम में दिए थे तो इतना ग्राम आएगा, 7.89 ग्राम। ठीक है, इसका 7.89 ग्राम ही आपको मिलेगा। ठीक है, इतना भयंकर ढंग से हमें करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स किया हुआ क्योंकि क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है ये इसने कहीं मेंशन ही नहीं किया कि ये रिएक्शन में खुद से ही मेंशन कर लिया कि इसके से रिएक्शन हो रहा है। तो ये अपने ढंग से ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, और सही सोल्यूशन भी दिया दे रखा है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे हमने कुछ अलग क्वेश्चन को सोल्व किया जहाँ पे हमको मेंशन करना था कि कार्बन वहां पे पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है, तो कार्बन से हमने कैलकुलेशन किया, इसने कार्बन से कैलकुलेशन नहीं किया है। अब एक आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बात कह रखा है कि एक फ्लास्क दिया हमने, एक कंटेनर लिया जिसमें 0.32 मोल्स है LiAlH4। ठीक है, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का, ठीक है, एंड 74 ग्राम मिथाइल एल्कोहल लिया है। ठीक है, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल CH3OH, इसको हमने ऐड किया है। अज्यूम किया गया लिथियम जो एटम है वो पूरी तरह से कंजर्व्ड है। ठीक है, इस रिएक्शन में लिथियम ना तो घटा है ना बढ़ा है। तो कैलकुलेट करना है मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, जो प्रोडक्ट मिला है उसका मास हमको मास हमको कैलकुलेट करके दिखाना है। एक्चुअली ये भी क्वेश्चन चेंज है, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं अपने ढंग से बता देता हूँ कि मैं क्या क्वेश्चन दिया था आपको। मैंने कहा था एक फ्लास्क है जिसमें, उसको भी देखेंगे, उसका सोल्यूशन तो दिया हुआ है 32 मोल, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन की जरूरत है वो क्वेश्चन रहना चाहिए। कहता है ये है इतना मोल है, क्या जीत, कहता है LiAlH4। ठीक है, पेन भी उगना बंद कर दिया इसी समय पे। ठीक है, हमारे पास क्या है, कहता है हमारे पास 0.32 मोल, 0.32 मोल जो है ये है आपका LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, कहता है इसका रिएक्शन हम लोग मिथाइल नहीं ब्यूटाइल एल्कोहल से कर रहे हैं, और ब्यूटाइल एल्कोहल का हमको फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ब्यूटाइल एल्कोहल के 1 मोल से हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, ब्यूटाइल एल्कोहल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यही सब चीजें रहेगा, तो ब्यूटाइल एल्कोहल है वो भी टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। फॉर्मूला भी हमें नहीं पता उसका, उसने तो फॉर्मूला लिख दिया है, वहां पे है लिखा हुआ, पर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया उसका फॉर्मूला भी नहीं पता है। हाँ ये पता है 1 मोल है ये, और अगर मोलर मास का हो तो 74 ग्राम है, चाहो तो लो या फिर न लो, कोई दिक्कत नहीं। कहता इससे बना क्या रहा है, कि बना रहा उसका फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, LiAlHC12H27O3, इतना भयंकर चीज बना रहा है। लिथियम उथियम का नहीं पता है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आपका 7 दे रखा है। ठीक है, एल्युमिनियम का आपको दे रखा है 27, इससे आप उसका मोलर मास वगैरह निकाल सकते हो। अब कह रखा है कि इसमें आपको बताना है जो फाइनल प्रोडक्ट बना है ये वाला भयंकर सा, ठीक है, इसका आपको निकालना है। ठीक है, क्या जी, कहता है मास निकालना है। तो एटॉमिक मास आपका इन लोगों का दे रखा है, आपको मोलर मास इसका निकालना पड़ेगा सबसे पहले।
ठीक है, उसके बाद उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि भाई कितना मोल बन रहा है। तो कह रहा लिथियम कंजर्व है ना, तो लिथियम कंजर्व है तो हमें क्या पता लगा, इधर भी लिथियम है और इधर भी लिथियम है। ठीक है, तो अगर हमको दे रखा है कि आपका जो ये है वो 0.32 मोल है, तो कहता एक मोल लिथियम इधर है तो एक ही मोल इधर ना बन रहा है। है ना, इसके कारण अगर इधर 0.32 मोल है तो इसका भी कितना बन रहा होगा, 0.32 मोल ही बन रहा होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये लिथियम कंजर्व है तो लिथियम जितना मोल इधर है उतना ही मोल इधर रहना चाहिए, तो 0.32 मोल इधर है तो 0.32 मोल इधर ही रहना चाहिए, यानी फाइनल प्रोडक्ट भी कितना बना होगा, 0.32 मोल ही बना होगा। तो बस इसको हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा काम बन जाए। मोलर मास में लिथियम का एटॉमिक मास 7, फिर एल्यूमिनियम का 27, 144, ठीक है, प्लस 27 प्लस 48 हमने सबका जोड़ लिया और जोड़ के हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, इसे 32 कर लिया, डिवाइडेड बाय 100 कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 253 से और ये निकाल के लाए हैं हम। ठीक है, 80.96 ग्राम। कैलकुलेट कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन था एक्चुअली आपका। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन सही दिया हुआ है पर ये क्वेश्चन ही अलग है। ठीक है, और यहाँ पर लिमिटेड एजेंट का केस आ जाएगा जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का इस प्रकार से मतलब बनता नहीं है। तो इसका सोल्यूशन तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग भविष्य में करेंगे जब लिमिटिंग एजेंट अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे, तब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम जो क्वेश्चन कराना चाहते थे उसको हमने किया। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग लिमिटिंग एजेंट को बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि भैया बिना गुरुदक्षिणा के विद्या सफल नहीं होती, तो आपका गुरुदक्षिणा है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे भी आपके एजुकेशनल ग्रुप है, आपका दोस्त हैं, ठीक है, चाहे आपके कॉलेज में हो या फिर आप स्कूल में हो, तो आपके जो फ्रेंड्स जहाँ पे भी इकट्ठा है, जहाँ पे आपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना रखा है, उस ग्रुप में आप इसका लिंक शेयर कर दीजिए, यही आपका काम है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, तो हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, मैं बार बार जिक्र कर ही रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था।